मॉर्निंग एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और आपकी जो छुट्टियां हैं, ख़ासतौर पे अगर आप मजहबी लिहाज से मसरूफ़ थे तो भी अच्छी गुजरी हैं, चूँकि आशूरा मुहर्रम का मौका था। बहुत सारे लोग अपने आबाई इलाकों को चले जाते हैं और चूँकि 4 छुट्टियाँ इकट्ठी थी तो काफ़ी सारे लोग गए हुए थे। और इसके साथ साथ उम्मीद यही है कि आप ठीक ठाक हैं और हमारे साथ मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल जो आशूरा मुहर्रम के 2 दिन थे बड़े क्रिटिकल होते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़े खैर वाफियत से गुजर गए। हम इस पर बहुत खुश हैं और इसके अलावा भी हमारे पास 2 खुशियाँ आज आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो अगस्त की है जो चली रही है, हाँ अगस्त की खुशी है, और दूसरी खुशी हम सब की है, हमारी पूरी टीम की है। और इसका अंदाजा हमें सुबह सुबह हुआ जब, और नाजरीन की भी है। हाँ नाजरीन की भी है, जब सब लोग आए आज हमारी टीम में सुबह सुबह एक्सप्रेसो लेकिन को। अभी नहीं बताना अम्मा, बता दो, अभी नहीं बताना, अभी थोड़ी देर बाद बताते। इतनी भी क्या जल्दी? नहीं मुझे बता रहे हैं, ऐसी भी क्या जल्दी प्यार है, क्योंकि हमने पहले थोड़ा अगस्त का तो बता लें। भाई जिनको जो हमें देख रहे हैं उनको तो पता है, उनके लिए तो कुछ सरप्राइज है नहीं, लेकिन जिन्होंने बाद में देखना शुरू किया या बाद में हमारी एक्सप्रेसो फैमिली का मेंबर बने, उनको मैं भी ना पता। तो आप खुद तो बता रहे हैं, मुझे आप रोक रहे हैं। मैंने थोड़ी बताया। हाँ, चलिए अगस्त का बताया। अगस्त के महीने के हवाले से एक तो हमारी काविश है, मुसलसल हम कुछ सेगमेंट्स को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस महीने की बड़ी अहमियत है पाकिस्तान के लिए। हमारे लिए तो है ही, हम चूंकि पाकिस्तानी हैं। भाई अगस्त के महीने की जो 14 तारीख है उसमें तो हमें पता है कि इसमें अर्ज़ पाक पाकिस्तान वजूद में आई, बल्कि अगर कहा जाए कि 14 अगस्त को दुनिया की सबसे बड़ी तकसीम हुई तो ये भी गलत नहीं होगा। और इस दिन बड़े सगीर 2 हिस्सों में बटा और हमें दोहरी गुलामी से निजात मिली। एक वो गुलामी जो मुख्तलिफ अंग्रेज़ों की गुलामी थी और दूसरी गुलामी हिंदुओं की इजारादारी से खात्मे की सूरत में थी, और हमें एक अलग मुमलिकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की हमारे बुजुर्गों की मेहनत की वजह से। अगर आज़ादी की कदर की बात करें तो कोई उनसे पूछे जो अभी तक मुकम्मल आज़ाद नहीं है, हमारे बहन भाई जो फ़लस्तीन में है, जो कश्मीर में है, और दुनिया भर में वो मुसलमान या वो कौमें जो इस वक्त गुलामी का शिकार हैं, वो इसका बेहतर तौर पे जवाब दे सकती हैं जो खुली फिजा में सांस भी नहीं ले सकती। बिल्कुल, अगस्त के हवाले से बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 1973 का जो आइन है वो आइन पाकिस्तान बनाया गया। अगस्त के ही महीने में 17 तारीख को सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया उल हक के हवाले से बताएं तो उनका तैयारा पंजाब के शहर बहावलपुर में गिरकर तबाह हुआ। और अगस्त के महीने में ही 18 तारीख 2008 को परवेज मुशर्रफ ने सदर पाकिस्तान के ओहदे से भी इस्तीफा दिया। ये सारी चीज़ें जो हम अगस्त से रिलेटेड आपको बता रहे हैं, अगस्त के महीने की जो इम्पोर्टेंस है हर लिहाज से बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पाकिस्तान बनने से हो, पाकिस्तान का आइन बनने से हो, उसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो वाकयात है, जो रोनुमा हो, इन सबको हम रिलेट करें तो अगस्त के महीने की इटसेल्फ बहुत ज़्यादा बहुत अहमियत है। और बड़े बड़े वाकयात तो हमने आपको बताया। ये एक और बड़ा वाकया आज से 2 साल पहले हुआ और वो आज के दिन हुआ। जी हाँ, आपको बताएं कि वो सफर था एक्सप्रेस न्यूज के न्यूज मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के आगाज का, जिसमें आप हमारे साथ हैं। ये आगाज जिन 2 लोगों ने किया वो अभी तक हम ही हैं और आपने देखना अभी तक हम ही हैं, इंशाल्लाह हम ही रहेंगे। अभी फिलहाल ये अच्छी बात दुआ मांगे। मुझे याद है कि हम आज से 2 साल पहले भी जब हमने इसी प्लेटफॉर्म से, इसी सेट से जब हमने इस शो का आगाज किया था तो हम बहुत डर रहे थे। डर किस चीज को लेकर रहे थे कि एक एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे थे। हम ऐसा कंटेंट का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। हमारी टीम बड़ी कॉन्शियस थी कि क्या आप लोगों को वो कंटेंट पसंद आएगा जो कि हम कुछ रूटीन से हट के करने जा रहे थे। हम नए तजर्बात करने जा रहे थे, हम नए चेहरों के साथ नए तजर्बात करने जा रहे थे न्यूज़ मॉर्निंग शो, बट एक्चुअली इट हैपेंड। और जब ये बात होती है बहुत सारे, जब आप टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग इसका हिस्सा होते हैं। साथ तो हम दोनों ने किया, लेकिन हमारे साथ उस इंडस्ट्री के वो लोग हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा बने जो शायद किसी और टीवी स्क्रीन पर आपको नजर नहीं आते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम मुस्तनसर हुसैन तार साहब की जरूर बात करेंगे कि वो इतना अरसा जो है वो स्क्रीन पे नहीं आए, लेकिन जब वो स्क्रीन पर वापस आए तो वो एक्सप्रेसो का हिस्सा बने। और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, एक्सप्रेसो के लिए इटसेल्फ, क्योंकि नए लोगों के साथ तो एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन ऐसे लेजेंड्स को लेकर आना, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, उनके साथ इंटरैक्ट करना, ये हमारे लिए इटसेल्फ बहुत ऑनर की बात थी। और जो उनका कंटेंट है अभी तक, अगर हम एक्सप्रेसो में बात करें, वो ना सिर्फ बहुत पसंद जाता है, बल्कि हम इटसेल्फ जब ये सेगमेंट्स चल रहे होते हैं तो हम बहुत गौर से सुन रहे होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को, उनकी बातों को। तारड़ साहब की एक बात है, बिल्कुल अशफाक अहमद साहब जैसे बोलना शुरू करते थे ना, पहले आप देखते थे, आप कहते थे बाबा जी हैं, बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं।
जब आप उनको सुनना शुरू करते हैं तो आप हट नहीं पाते, आप रुक नहीं पाते। ये क्वालिटी अल्लाह ने तारड़ साहब और शायद हर बड़े अदीब में अल्लाह ने रखी है, मुझे ऐसा लगता है। मॉर्निंग शोज के बानी मुसलसल हुसैन तारड़ साहब से हफ्ते के एक दिन हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस सेगमेंट का नाम सफ़र शर्त है, निकले तेरी तलाश में है। साथ हमारा सफ़र शर्त सेगमेंट है जो कि सयाहत के ऊपर मुसलसल फोकस किए हुए हैं। तारड़ साहब की गुफ्तगू आप देखते हैं तो जब तक यकीनी जानिए कि आप एक्सप्रेसो और तारड़ साहब लाज़िम मलज़ूम नज़र आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और आपको तारड़ साहब का एसेंस उसमें ना मिले किसी न किसी सूरत में। और फिर ओबियसली जब तारड़ साहब भी बात करते हैं तो हमें उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि वो कलर हमारे शो के अंदर भी आपको नजर आता है, वो रंग नजर आता है। इसके अलावा हमने सेगमेंट्स की सूरत में जो कोशिश की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यूजुअली सेगमेंट वाला एक्सपीरियंस होता नहीं है। इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, इसमें लॉजिस्टिक के मसाइल होते हैं, इसमें वसाइल इस्तेमाल होते हैं, इसमें लोग इस्तेमाल होते हैं, इसकी प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्सप्रेसो डिड दैट ऑल कि उन सारे सेगमेंट्स को एक जगह पे हम लेकर आए। हाँ। और यही डर था कि कहीं हमारे होता है ना बहुत बड़े बजट की फिल्म बनती है और वो फ्लॉप हो जाती है कि हाँ, लेकिन हमें यही डर था कि हम इतना कुछ करें तो शायद ये लोगों को कुछ जिसे कहते हैं ना डाइजेस्ट ना कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। जब स्क्रीन पर आए, जब हमने डिफरेंट कंटेंट दिखाया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया किसी भी तरह से हो। हमारे पास इतने बेतहाशा सेगमेंट्स थे। आपको सेगमेंट्स की जो वैरायटी एक्सप्रेसो के अंदर मिलती है, चाहे वो आपके पाकिस्तान से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, एवरीथिंग, हर चीज का एसेंस आपको एक्सप्रेसो में मिलता है। तो जनाब बेस्ट फेस कोई आपके माइंड में जो आपने गुजारा हो? बेस्ट फेज में मुझे लगता है एक्सप्रेसो का सारा फेज। अच्छा, मैं ट्रैवलिंग के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। जो थर के अंदर वकार मलिक साहब ने प्रोग्राम्स किए, मुझे वैसे ही थर से बड़ी मोहब्बत है। अब तो आजकल ब्लेजर की सैर करा रहे हैं। मुझे लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर दोबारा से हम भी अगर करना चाहें तो इतना अच्छा हो। खैर, हमने बहुत कुछ किया, उसका एक पैकेज कह लें, एक सेगमेंट कह लें, कुछ झलकियां कह लें, हमारे पास मौजूद हैं। तो आपको जरा इस 2 साल की राइड के ऊपर लेकर जाते हैं, देखते हैं। Assalamualaikum and welcome to Expresso. मॉर्निंग ट्रांसमिशन के जितने बच्चे हैं इन दिनों और कुर्बल कर रहे हैं ना, पंजाबी का लफ्ज़ है, आई होप यू नो इट। जी जी, शो। तो इनमें से 2-4 तो मेरे हैं, बाकी पता नहीं किस लेकिन मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि आप मेरे बच्चे। आप जब इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, आपको अपने घर वालों का ख्याल नहीं आता? इस ख्वाहिश के आगे घर वालों का और जो फैमिली है उसकी याद पीछे रह जाती है। सनान का किरदार है, मतलब ये ऐसा है कि जैसे दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें, कुछ इस तरह का किरदार है। क्या ऐसा इसलिए था कि उस वक्त के माशरती टैबूज बहुत सख्त थे और आपको डर था कि कहीं सनान से मुराद तारड़ साहब न ले ली जाए? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मामला दिखाया। हमारा मुआशरा जिस नौयत का था अब भी है। आपकी मॉर्निंग शो के कॉन्सेप्ट और तब के, तो आप किसको, क्या लगता है आपको कि क्या बेहतर था? देखिए, बेसिक तो ऑफ कोर्स हमने रख दिया था। आज हम अपने ऑफिस के करीब एक जगह पर आए हैं, एक पार्क में आए हैं। यहाँ पर दरख्त लगाएंगे ताकि हम यहाँ पर आते जाते रेगुलर बेसिस पे यहाँ आए, इस पौधे की देखभाल करें। जो दरख्त हैं वो माँ की तरह होते हैं। yes. आपके सारे दुख झेलते हैं, आपको साया फराहम करते हैं और आपको सुकून देते हैं और सदका जारिया तो है ही। बेगम साहब, ये एक छोटे से जंगल में घर बनाकर रहना कैसा लगता है? अच्छा लगता है जी, क्लोज टू नेचर। शादी के बाद तालीम मुकम्मल की, आपको खेलों का भी शौक रहा, कहाँ कहाँ तक नहीं चली गई? क्या कह के पुकारा जाए? आपको सुपर वुमन कहा जाए तो ठीक होगा? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई सुपर वुमन तो नहीं हूँ मैं। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है, या जो साइकोलॉजी की जो बेसिक नॉलेज या इंफॉर्मेशन है, हम एज अ सोसाइटी उसको इस तरीके से लैक कर रहे हैं कि हम अपनी 25, 30, 35 साल की उम्र के अंदर जाकर हम पहली दफ़ा समझते और सुनते हैं कि शायद साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी लोगों को डिफरेंसेस का भी नहीं पता। हम लोग शायद कहीं रिलैक्स होना, हंसना, ये सब कुछ कहीं ना छोड़ चुके हैं। बनैन लैंड जानते हो? बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पैंती नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं। हम आज आप लोगों की मुलाकात करवाने वाले हैं ब्लिट्जर से। आज मैं मौजूद हूँ एक खूबसूरत इवेंट में जो सजाया गया है एम्बेसी ऑफ इटली की जानिब से। पाकिस्तान और इटली 70 साल से दोस्त हैं। पाकिस्तान में
आउटडोर वेडिंग फोटोग्राफी का ट्रेंड सेट किया। और क्या सेट किया कि अब हम देखते हैं बड़ी बड़ी शख्सियात की फोटोज पर उनका नाम एज अ वाटरमार्क। खान साहब की पीआर टीम की मुझे कॉल आई थी, हाउ मच विल यू चार्ज? तो मुझे मैनेजर की कॉल आई, मैंने कहा नो वी नॉट गोना चार्ज, ये मेरा नया पाकिस्तान में हिस्सा है। बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट है ना, वो आपको इतनी खूबसूरत लगती है कि अब भारत ने क्या किया? भारत ने किया ये कि भारत ने जो कश्मीर का ये वाला चेहरा है ना, ये लोगों को दिखाने नहीं दे रहा कि कश्मीर कितना खूबसूरत है, वहाँ के लोग कितने टैलेंटेड हैं और श्रीनगर और इसके आसपास कितना टैलेंट मौजूद है। हम फिर भी ये कोशिश करते हैं कि कश्मीर का वो चेहरा, वो कल्चर आप तक पहुंचाएं जो इस वक्त दुनिया से भारत दूर रख रहा है। चौबुर्जी है क्या? 4 बुर्ज वाली। और कहा यह जाता है कि ऊंचे बुर्ज लाहौर दे, तो आज मैं ऊंचे बुर्जों के नीचे मौजूद हूँ। फॉर्मूला 1 ड्राइवर की नजर में ठहराओ, स्टीयरिंग पर गिरफ्त और पांव में मजबूती उसे एक वर्ल्ड क्लास ड्राइवर बनाती है। और अगर ये सारा साल अपने असाब पर काबू पा ले तो इसे कोई नहीं हरा सकता। गुलमिती इतना खूबसूरत एक टाउन है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है और गाकूच से सिर्फ 15 मिनट पहले आ जाता है। गुलमिती नाला जो है वो सबसे बड़ी निशानी है और इसके किनारे पे बड़े खूबसूरत एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत अच्छे खाने हैं और मतलब एक कमाल टाइम आप गुजार सकते हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर कुन जो है वो यहाँ के फूल हैं। इसका टेस्ट वाकई बहुत ज्यादा लजीज है। इफ योर डाइट इज नॉट प्रॉपर, आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा। क्रंचेस के लिए आप पीछे लेट जाएंगे। आज मैं लाहौर की एक बहुत ही पॉपुलर फैशन डिजाइनर सायरा रिजवान के आउटलेट में हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टनिंग आउटलेट। वेलकम टू पियर बेस रफीकी एंड स्पेसिफिकली टू नंबर 15 स्क्वाड्रन। अभी जो आप देख रहे थे ये कुछ पायलट्स थे आपके सामने, हु आर स्ट्रैप्ड टू वेरी पावरफुल इंजन। फिल्म का गाना, ओएसटी, जिंगल या अपना गाना, सभी मेरे दिल की बहुत करीब है। Bundles on the ground, jump back to flying position, jump back to squat position and do bicycles. Right now I am with German ambassador Schleghag. ये नुमाइश पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद की गई है। क्या बना रहे हैं? आज एक ड्रिंक है पीच के साथ है, उसका नाम है पीची की। What a roller coaster ride that you watched। और ये आई थिंक कोई उसका 1-2% भी नहीं है जो हमने किया है। ऑलमोस्ट वी वर जस्ट काउंटिंग, कोई 500 तकरीबन शोज हमने किए 2 साल के अंदर। कभी कभी खुद को भी ख्वाब लगता है और कल मैं कह रहा था कि हाउ टाइम फ्लाइज। वेल, इस सारे एपिसोड के अंदर जहाँ बहुत सारी खुशियाँ हैं, मुस्कुराहटें हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हमने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया। हमें ये फ़ख्र है कि हमने इंट्रोड्यूस करवाया, हमारे लिए खुशकिस्मती है। और बदकिस्मती ये थी कि वो पहले किसी टीवी स्क्रीन पर नहीं आए, लेकिन हम उनको लेकर आए। इसमें साई लतीफ़ एक शख्सियत थे, आपको याद होगा, इनका ताल्लुक मिट्टी से था, सिंध से। इसके साथ ही सफ़र शर्त में वादी ग़िज़र जिसका सिलसिला अब भी जारी है, उसमें उस्ताद हाजिद कबूल साहब जिनका ताल्लुक गिलगित से है, वो भी, ये 2 शख्सियात जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें ये एजाज़ है कि हमने ज़िंदगी में उनको ये खुशी दी कि वो एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर आए। एक झलक दिखाते हैं आपको। आना चाहता है लेकिन सहरा नवर्द दुखी है। बच्चे ने सीखा है, वचन है शुरू किए है मगर नहीं सीखता है। पता है क्यों नहीं सीखता है? आप
ये वो लोग हैं जो शायद अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से हमने इनको मुतारिफ करवाया दुनिया के साथ। और ये जो अभी आप देख रहे थे, ये अभी गज़र का चुंके बाद ये गज़र की सैर करवाने का सिलसिला जारी है, तो उसमें आपको सॉरी, ये कल की एपिसोड देखने को मिलेगी जनाब। बिल्कुल, कल ऑनर करेंगे। अच्छा जी, आप बारी है सरप्राइज की, और वो सरप्राइज इतना अच्छा सरप्राइज है कि हम उसको काफ़ी अरसे से जो कहने दबा के बैठे थे, हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते थे, बता भी नहीं सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के नामवर अदीब, सफ़रनामा निगार, नावल निगार मुस्तनसर हुसैन तार साहब, जिनको हम हमेशा अपने शो का हिस्सा समझते हैं और वो हैं भी, उन्होंने बड़े अरसे के बाद एक्सप्रेस न्यूज़ पे, एक्सप्रेसो में आपने उनको देखा। और पीटीवी के बाद अगर हम बात करें तो मुस्तनसर तार साहब का ये पहला मॉर्निंग शो है जिसमें आप उनको देखते हैं। मॉर्निंग शो के बाद जी अब तार साहब के साथ एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है एक्सप्रेस न्यूज़, और आज मुस्तनसर हुसैन तार साहब के नए प्रोग्राम का आपके साथ तारुफ करवाने का पर्पस भी यही है कि आज ही के दिन ये सिलसिला शुरू हुआ था एक्सप्रेसो में, जब उनका सेगमेंट जो है हमने उसको शामिल किया था एक्सप्रेसो में, और आज एक्सप्रेसो की दूसरी सालगिरह है। इस मौके पे हम आपको ये सरप्राइज देते हैं, खुशखबरी देते हैं कि तार साहब का एक नया शो आ रहा है जो कि कारवाए सराय के नाम से है। और चूंकि तार साहब एक बड़े दास्तान गो है, हम पहले बात कर रहे थे कि जब वो बोलना शुरू करते हैं, अपने तजुर्बात को शेयर करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें अवेयरनेस या आगाही भी मिलती है, जिनसे हमें पहले हमें पता नहीं होता था। उनके एक्सपीरियंसेस का जो एक बहुत ज़बरदस्त सीन है ना, वो बहुत कम लोगों को सुनने को मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली वो एक्सपीरियंसेस जब वो बताते हैं तो वाकई दिल करता है कि सुनते ही चले जाएं। तो जनाब, कारवाए सराय बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। मुस्तनसर हुसैन तार साहब का ये एक्सक्लूसिव शो है, इसके चंद क्लिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ रुझान साज और अहद साज शख्सियत हैं। अदीब, दानिश्वर, नावल निगार, अफसाना नवीस, कालम निगार और सफ़रनामा निगार की हैसियत से इनका नाम, काम और मकाम आपके सामने है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ अपने लिए इजहार के रास्ते खुद तराशते हैं, पामाल रास्तों पर नहीं चलते। अब आप हर हफ्ते एक दास्तान गो से मिलेंगे। ये दास्तानें तख़य्युलाती नहीं, वाक़याती हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ अहद रफ्ता हमारे सामने ला रहे हैं। जो वाक़यात और हालात आपने नहीं देखे वो भी हमारे सामने लाएंगे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ दास्तान गोई को नई जिंदगी देने के लिए नई तवानाइयों के साथ मैदान में उतरे हैं। समझ लीजिए कि भाई जिस तरह हर कारवां सराय में एक दास्तान गो होता है, मैं उसी किस्म का एक दास्तान गो। दामन दिलो निगाह को थाम लेगी उनकी हर दास्तान। आपको टीवी चैनल तब्दील नहीं करने देगा उनका अंदाज़े बयान। ये लुटाएंगे गोहरे इल्मो इरफान। हर सेगमेंट में मिलेगा आपको दिलचस्पियों का नया सामान। देखते रह जाएंगे बच्चे, बड़े, बूढ़े, ख़वातीन और जवान। कभी इत्तेहाद, कभी इंतशार। हमने देखे हैं कई अदवार। इन दास्तानों का मुमकिन ही नहीं शुमार। अब आप जान सकेंगे एक नई दास्तान हर बार। हर हफ्ते मुस्तनसर हुसैन तारड़ की दिखाई देगी गुल अफशाई गुफ्तार। भाई, जहाँ पे इतनी खबरें हैं और अच्छी कम है, इतनी बेचैनी है, वहाँ पे ये प्रोग्राम किसी तोहफे से कम नहीं है। आप अगर रात को रोज़ाना जब भी हम इसको ऑनर करेंगे, टाइम हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपको मज़ा आएगा देखकर। और इसके साथ साथ वो तमाम बच्चे, वो तमाम यंगस्टर्स जो कि ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं, वो इनको सुने, इनको देखें। यू विल गेट टू नो व्हाट ट्रैवलिंग इज। लेकिन इंतजार हमने बरकरार रखना है। हाँ, और अभी हम आपको रिवील नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब जिक्र कर लेते हैं कुछ मौसमियाती तब्दीली के बाद उसके असरात जो कि पाकिस्तान जैसे ममालिक पे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और मौजूदा जो मानसून का स्पेल था बलूचिस्तान के अंदर, इसने तो इंतहाई तबाही मचाई है। आज से 13 अगस्त तक 16 अजला में शदीद बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, ये महकमा मौसमियात का कहना। और ये मजीद बारिशें हैं उनके अलावा जो पहले हो चुकी है, इससे भी सैलाबी सूरत हाल अब ये तो नहीं कहना चाहिए पैदा हो सकती है, मजीद बढ़ सकती है, जो कि सैलाबी सूरत हाल ऑलरेडी मौजूद है बलूचिस्तान में। और इस साल मुल्क
भर में मानसून की गैर मामूली बारिशों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, लेकिन जो बलूचिस्तान है ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और 20 ऐसे शहर हैं और कई ऐसे अजला हैं जो कि मुकम्मल तौर पर इससे मुतासिर हुए, तबाह हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि मुतासरा इलाकों में क़यामत सुग़रा के मनाज़िर हैं तो गलत नहीं होगा। हम इससे पहले इस पर बात भी कर चुके हैं, आगाह भी कर चुके हैं। गाँव के गाँव उजड़ गए, लाखों मकानात, हज़ारों लोग, लाखों लोग तबाह हो गए। सख्त तरीन मौसम है, खुले आसमान तले लोग रहने पर मजबूर हैं, खाने पीने की अशिया नहीं है, मुतासरीन को अद्वियात की ज़रूरत है। गर्ज कि वो हर बला, हर मुसीबत जो इस वक्त एक शख्स पे आ सकती है वो इस वक्त हमारे बलूचिस्तान के पाकिस्तानी भाइयों के ऊपर मौजूद है। बहुत मुश्किल में है बलूचिस्तान के लोग। ऐसे में हम ये सारे मनाजिर आपको दिखाते हैं और इसका मकसद भी यही होता है कि वहाँ पर जो तबाही मची है उसका शायद हमें अंदाज़ा ही नहीं है, लेकिन 170 अफराद के हवाले से भी कहा जाए कि जाँ बहक हुए हैं सारी सिचुएशन में। लेकिन जनाब लोग तो अपने अपने तौर पर मुसल्लह अफवाज, आफाज पाकिस्तान, ये सारी इमदादी सरगर्मियाँ तो कर रही हैं, लेकिन हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे जो मुखय्यर हजरात हैं कि इस बुरी सिचुएशन में जहाँ पर बलूचिस्तान के अवाम शदीद मुश्किल का शिकार है, जहाँ पर उनको खाने पीने की अशिया मैसर नहीं है, दीगर मामलात में मकानात तबाह हो गए हैं, ओवरऑल सिचुएशन में आप मुखय्यर हजरात अपने तौर पर जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, जितनी इमदाद कर सकें वो कम है, क्योंकि ऐसी घड़ी में हम सबको साथ मिलकर अपने बहन भाइयों की हेल्प करने की ज़रूरत है। और ये कहा जाए कि नेचुरल डिज़ास्टर तो है, लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक कौम है और इसका सबूत हमें ऐसे मौक़ों पर ही देना पड़ता है जब एक सूबा जो है यहाँ पर एक जगह के लोग अब किसी मुश्किल का शिकार है या इस तरह से किसी आफत से मुतासिर हुए। ऐसे में आप सब लोग एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से भी हम अपील करेंगे और आप जो लोग हमें देख रहे हैं ऑब्वियसली आप अपने तौर पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कहने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इस चीज़ को निगलेक्ट तो नहीं, लेकिन शायद उनके लिए ये चीज़ इतनी मैटर ना करे, बट स्टिल थोड़ी बहुत इमदाद करने से आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला कौन भूल सकता है, जिसमें हम अगर कहें कि आधे से ज़्यादा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का इलाका मलिया मेट हो गया, लाखों लोगों की जान चली गई और कई ऐसे लोगों की जान गई जिनका आज तक पता भी नहीं चल सका। गाँव के गाँव उस वक्त दरिया बुर्द हो गए। वहाँ पे भी हमने ये जज्बा दिखाया, पूरी कौम उठकर पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आए। और बलूचिस्तान तो वैसे ही बड़ा ही गरीब इलाका है जी, यहाँ पे तो लोग बहुत ही एक सर्टन क्लास है जिसके पास बुनियादी सहूलियात है रहने की। आप देखिए अक्सर जो घर हैं वो कच्चे हैं, अक्सर जो मकानात हैं वहाँ पे लोगों के पास बुनियादी सहूलियात नहीं है रहने की। तो बहुत ही इस वक्त जो सूरत हाल है वो ख़राब सूरत हाल है, मुश्किल सूरत हाल है। हमने इसमें खड़े होना है और बहुत सारी ऐसी तंजीमें भी हैं, जैसे अलखिदमत के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद थे। एक प्लेटफॉर्म है जो हमारी नज़र में है, प्राइम मिनिस्टर ने भी रिलीफ फंड कायम किया है, तो आप वहाँ पे अपनी इमदाद पहुँचा सकते हैं। जो लोग कराची वगैरह के इलाकों में हैं वो खुद रीच आउट कर सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक ऑफ रोड क्लब के जो हेड है वो भी हमारे शो के अंदर मौजूद थे। उनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो वो लोग अपने तौर पर जाके मुख्तलिफ मुश्किल इलाकों में जैसे लसबेला वगैरह के इलाके हैं वहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो जनाब यही मुश्किल वक्त है, ये आज उन पे है, कल हम पे भी आ सकता है। मैं कल सोल जो कोरिया है, साउथ कोरिया, वहाँ पे मैं उनकी फुटेज देख रहा था। 300 ml बारिश हुई है जी वहाँ पे, और इस वक्त पूरा कोरिया का जो दारुल-हुकूमत है वो पानी में डूबा नजर आता है। कहने का मतलब ये है कि एक डेवलप मुल्क के अंदर, एक डेवलप शहर के अंदर भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम अगर अपने तौर पर कोशिश करें, और कम अज़ कम इखलाकी तौर पर तो हम दुआ कर ही रहे हैं, लेकिन अगर माली तौर पर हम साथ खड़े हों तो बहुत से, शायद हमारी वजह से किसी एक घर में चंद बच्चे खाना खा लें, और या किसी को अगर कोई शेल्टर मिल जाए, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी और कोई खुशी की और इत्मीनान की बात और नहीं हो सकती। और ये क्लाइमेट चेंज का हमने चूंकि जिक्र किया, ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये दुनिया भर में एक चीज़ इम्पैक्ट डाल रही है। तो ऐसे में हमने, आपको याद है पिछले साल अगस्त में प्लांटेशन के हवाले से भी एक्सप्रेसो में ये इनिशिएटिव लिया था कि हमने आप एक प्रॉपर मुहिम का हिस्सा बने थे प्लांटेशन में, और हमने पौधा भी लगाया था, और वो पौधा माशाल्लाह अब जवान हो चुका है एक साल के अंदर। बिल्कुल। और इस पौधों के हवाले से ऑब्वियसली हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि एक्सप्रेसो में हम बात करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर जो आपके कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है, प्लांटेशन है फॉर द लॉन्गर रन। अब आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से हमने सोचा कि नया मिशन है, प्लांटेशन हो गया, आपसे दीगर मामलात पे बात होगी। अब हम आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएंगे, और उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होनी चाहिए। और इसमें एक चीज तो हम वैसे ही आपको साथ बताते हैं, अर्ली मॉर्निंग, जल्दी उठना सुबह। देखिए हम भी जल्दी करते हैं, सबसे बेहतरीन है कि आप रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठे। और एक्सप्रेसो एक काम तो करता है कि आपको जल्दी उठाता है, और वो हम खुद करके दिखाते हैं। इट्स नॉट
लाइक खुशी की एक्सरसाइज जो हम खुद कम करते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन उसके साथ साथ यू हैव सम बिल्कुल अल्जाइमर्स के हवाले से एक तहकीक हम आपको बताते हैं। अमेरिका के एक डॉक्टर का कहना है कि 50 साल की उम्र के बाद इंसान को कई तरह की बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। इन बीमारियों के बारे में सबसे ज्यादा परेशान वो अफराद हैं जिनको अल्जाइमर्स का मसला है, मगर इन अल्जाइमर्स वाले लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़बान की एक एक्सरसाइज है जो करनी है, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप अल्जाइमर से तो महफूज रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ दीगर इसका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी सेहत के ऊपर। उसके कुछ फ़ायदे तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप वेट लॉस में आपको हेल्प हो सकता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करें, जो खून का जमना, ब्लड क्लॉटिंग जिसे हम कहते हैं, दमा, एस्थमा का जिनको प्रॉब्लम होता है, कान का प्रॉब्लम होता है, गले का इन्फेक्शन है, आपको जॉइंट्स में अगर पेन है, या कंधे और गर्दन में अगर हम बात करें कोई इन्फेक्शन है खुदा ना खास्ता, उसमें हेल्पफुल हो सकता है। और बहुत सारे लोगों को बेख्वाबी का मसला होता है। इन तमाम चीज़ों से जो एक्सरसाइज है ज़बान की आपको महफूज रखती है। जी बिल्कुल। सुबह जब भी आपने अपना चेहरा आईने में देखना है, दिस इज व्हाट दिस रिसर्च सेज, एक तो आपने उस वक्त अपनी ज़बान को खींचना है, पकड़ के इसको खींचना है, देन यू हैव टू ट्विस्ट इट लाइक दिस एंड अब ये मैं इतना ही कर पा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, लेकिन आपने इसको प्रॉपर्ली शीशे के सामने 10 टाइम्स करना है, ईच साइड, ऑन ईच साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, अपनी जबान को मुकम्मल बाहर निकालना है और इसको टच करना है, और इसके साथ साथ इसको पकड़ के खींचना है अ बिट। ये इस तरह की एक्सरसाइज है, और इस तरीके से आपको फायदा ये होगा कि जो भी लोग ये वर्जिश करेंगे, आई कैन डू इट वंस अगेन, यू हैव टू गेट योर टंग आउट लाइक दिस एंड this is my first time though, so I'm just trying to do it। तो आप इसको इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। This is what we have tried। वैसे आप अगर इस रिसर्च को सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगी, लेकिन हमारी नज़र तक चूंकि पहुंची तो हमने कहा कि ज़रूर आपको बताया जाए। इसके फ़ायदे क्या है जी? दिमाग तरोताज़ा रहेगा, बिनाई ठीक रहेगी, चक्कर नहीं आएंगे, सेहत बेहतर रहेगी, हाजमा बेहतर होगा, नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा जो कि आजकल सबसे ज़्यादा है, वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा इंसान खुद को ज़्यादा चुस्त महसूस करेगा। ज़बान की वजह से जो अल्जाइमर है इसको कंट्रोल करने और रोकने में मदद मिलेगी, और तिब्बी तहकीक से ये पता चला है कि ज़बान का ताल्लुक ब्रेन से है। जब बिग ब्रेन, हमारा जिस्म बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है, तो सबसे पहली अलामत ज़ाहिर होती है कि हमारी ज़बान अकड़ जाती है और अक्सर खुद को काट लेते हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, और अपनी ज़बान से अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो फॉर लेटर एज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये बहुत सारे जो बुजुर्ग अफराद हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हम उनको कराएं तो ऑब्वियसली उनकी सेहत बेहतर हो सकती है, और अल्जाइमर्स के हवाले से बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इट्स वेरी इजी, आप बिल्कुल अपने तौर पे कर सकते हैं। सो ये हमने कहा जी तहकीक आपके साथ शेयर करें, वी होप कि इसका फायदा होगा इंशाल्लाह, होपफुली। जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। वैसे तो आजकल हर कोई महंगाई के हवाले से रोना रोता दिखाई देता है, चाहे वो घर के अखराजात हों, रोज़मर्रा ज़रूरियात अशिया हों, उन तमाम चीज़ों पे हम सब का कहीं ना कहीं हम सब अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं हिट करती हैं, और ऐसी एक वीडियो आई कराची से ताल्लुक़ रखने वाली एक माँ की, जिसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने किचन की अशिया की ख़रीदारी का बिल हो, साथ बिजली का बिल दिखाया और बड़े बड़े सवालात किए। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे को एपिलेप्सी का इशू है, जिसे आप आसान अल्फाजों में फिट्स कह सकते हैं। मैं एक किराए के घर में रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपये है। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूँ? उसके बाद माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है हमारे जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपये। बताओ कहाँ पे पे करूँ? रेंट पे करूँ, ग्रॉसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करें तुम लोग? आप सुन रहे हैं इस वक्त ये खातून, इनका नाम राबिया बताया जाता है गालिबन, और ये एक वालिदा हैं, इनका एक बच्चा बीमार है। अच्छा, इस हवाले से रिस्पांस भी आया रात को एक टेलीविज़न चैनल पे मिफ्ता इस्माइल साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बिल जिस महीने का है उस महीने हमने तो बिजली नहीं बढ़ाई।
उसके अलावा इन्होंने जो एपिलेप्सी और ये जो फिट्स की दवाई के बारे में बात की, उन्होंने कहा ये भी हमारे दौर में महंगी नहीं हुई है बल्कि हमने कम की हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद इस वीडियो को देखकर, ये वीडियो सिर्फ एक खातून की कहानी नहीं है। इस वक्त मुझे लगता है कि तकरीबन 80% पाकिस्तानी घरों की ये कहानी है जहाँ पे जिनके बजट्स बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिनकी जो ग्रॉसरीज हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। और कल समबडी टोल्ड मी कि जो चने की दाल है वो 300 रुपये से भी ज़्यादा उसकी कीमत हो चुकी है पर केजी। तो सूरत हाल बहुत मुश्किल है। हम बतौर मीडिया तो ये कर सकते हैं कि हम इन सारे नुकात की निशानदेही करें। अगर आप हल की बात करते हैं तो बराह रास्त ज़रूर हुकूमत कुछ ना कुछ मदद कर सकती है उस मुतवस्सित तबके की। अगर आप उनकी बिजली के बिल कम नहीं कर सकते तो कुछ उनको माली इमदाद दे दी जाए, जिससे कम से कम इन लोगों का बजट कुछ मैनेज हो जाए। वो देते हैं ना इमदाद 1500 2000, बहुत ज़्यादा इमदाद होती है, उनको समझ नहीं आती इसमें से सेव जनाब। अल्लाह ताला मुश्किल आसान करे तमाम लोगों की। और ये एक खातून है, न जाने ऐसी कितनी खवातीन होंगी जो इस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है जिन पे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। अगस्त का चूँकि महीना है, आज़ादी का जिक्र है और इस तज़किरे के अंदर हमारी कोशिश है कि इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की जाए। और ये जो किस्सा है, अगर आपको लगता है कि ये कहीं 1904 से शुरू होता है या फिर 1930 गोल मेज़ वगैरह से शुरू होता है या 1940 की करारदादे पाकिस्तान से शुरू होता है, तो नहीं। आज़ादी की ये जंग या कोशिश 1857 से शुरू होती है और जिसके साथ बहुत सारे ऐसे किस्से एसोसिएटेड हैं जिनके बारे में हम सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम पहली जंग आज़ादी की बात कर रहे हैं। इसमें जो आज़ादी के जाले थे उनको तोपों के आगे बांध कर उड़ा दिया गया, निशान इबरत बनाने की कोशिश की गई, लेकिन तारीख में वो आज भी जिंदा है। इसकी कुछ डिपिक्शन मौजूद है लाहौर के अंदर म्यूज़ियम में और इसको हमने एक सेगमेंट में आपको दिखाने की कोशिश की है। आपको दिखाते हैं। 1857 जब बरसगीर में आज़ादी के मतवालों को तोप के साथ बांध कर उड़ा दिया गया। बरसगीर के लोगों ने बरतानवी नौआबादियाती तसल्लुत के खिलाफ पहली जंग आज़ादी 1857 में लड़ी। पाकिस्तान में ये जंग 20 मुख्तलिफ मकामात पर लड़ी गई, जिनमें पेशावर, रावलपिंडी, मरी, सियालकोट और लाहौर भी शामिल हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर के लोगों का बेईमाना कत्लो गारत किया। ये मुजस्मा शेरबाज खान के बेटे का है, जिसे मरी की एजेंसी ग्राउंड में तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया। शेरबाज खान के 8 बेटों ने आज़ादी की इस जंग में अपने लहू का नजराना पेश किया। ये मुजस्मा हमारी तारीख का दर्दनाक बाब है, जो बरसगीर की तारीख आज़ादी में बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। यहाँ दिखाई गई कांसी की तोप इन नायाब तोपों में से एक, जिनके आगे आज़ादी के जालों को बांधकर कत्ल किया गया। जी जनाब, किस तरह से तोपों के आगे उनको बांधकर निशान इबरत बनाया गया, इस हवाले से हमने आपको रिपोर्ट तो दिखाई। अब हम बात करेंगे, चूँकि अगस्त का महीना, हम इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बार बार बात कर रहे हैं। 75वें यौम आज़ादी के हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ मुल्की मसाइल के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में इसका अहाता करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस मसले की वजह क्या है, इसका हल क्या है। इसी हवाले से आज की डॉक्यूमेंट्री का मौजू है कि क्या सियासत के सीने में दिल नहीं होता। इसी पर आपको ये खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। सियासत क्या है? हम किसी मक्कार शख्स के बारे में ये क्यों कहते हैं कि फलां बहुत सियासत कर रहा है? सियासत जैसा मुकद्दस काम कैसे बदनामी की भेंट चढ़ गया? नौजवान नस्ल सियासत की जानिब आने से क्यों हिचकिचाहट का शिकार हो गई? बहसियत मजबूरी सियासतदानों पर से एतबार क्यों उठता चला गया? हमारे बच्चों से जब ये पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो क्यों कोई बच्चा ये नहीं कहता कि वो बड़े होकर सियासतदान बनेगा? हकीकत ये है कि ये सारी दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम है। एक तो पॉलिटिक्स को समझा जाता है गैर जिम्मेदार और एक जिस सियासी, जिस यहाँ कहते हैं कि भाई मेरे साथ सियासत न करना। किसी कारोबार में अगर बात जिस बिजनेसमैन ने या जिस ताजर ने सबसे ज़्यादा
घिनौना किस्म का काम करना होता है, मिलावट करनी होती है, धोखा देना होता है। वो भी कह रहा होता है कि भी देखो मेरे से सियासत ना करना। कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है सियासतदान बनने की, लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं ऐसा सियासतदान नहीं बनूंगा कि जो कौम को तकसीम करे, बल्कि ऐसा सियासतदान बनूंगा और ऐसा लीडर बनूंगा जो कि कौम को जोड़े आपस में। सियासतदान ने बहरहाल वादे करने होते हैं, अक्सर औकात पूरे नहीं होते। किसी सिविल सर्वेंट ने, किसी जर्नैल ने कोई आके वादा वगैरह नहीं करना होता, हालांकि वो जो वादा करता है बुनियादी कि मैं जमहूरियत बहाल करूँगा, उस पर वो हर मर्तबा गलत साबित होता है और कभी नहीं करता। और चूंकि वसाइल सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी और इस रियासती मशीनरी के पास अंग्रेज के वक्त से थे, क्योंकि अंग्रेज की तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी थी, अंग्रेज की तो यहाँ अस्करी इदारे थे, अंग्रेज ने तो कोई यहाँ जिम्मेदारी में नहीं था, अंग्रेज यहाँ कोई तिजारत में नहीं था, अंग्रेज यहाँ कोई उसका बड़ा इंटरेस्ट इस किस्म का नहीं था कि वो दुकानदार हो और दुकान छोटी सी चलाता हो। हमारी सियासत की, पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में एक अच्छी इमेज नहीं है, और उसी एक अच्छी इमेज के ना होने की वजह से वालिदैन अक्सर अपने बच्चों को रोकते हैं पॉलिटिशियन बनने से, या इसके ऊपर बात भी नहीं की जाती फैमिलीज़ में। हमारे पाकिस्तान में आप देखें तो आपको डॉक्टरशिप की जो है आपको नर्सरीज मिलेंगी, आपको एक इंजीनियर बनने की नर्सरी मिलेगी, आपको जो है पायलट बनने की नर्सरी मिलेगी, आपको जितनी भी मुख्तलिफ शोबे जात हैं या जितनी भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उसकी नर्सरीज मिलेंगी आपको, लेकिन लीडरशिप की या पॉलिटिक्स की कोई नर्सरी नहीं है, कोई प्रॉपर नर्सरी नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से नौजवानों को मौका नहीं मिलता कि वो अपनी लीडरशिप जो स्किल्स हैं उसको दिखाए लोगों को, और या अपनी लीडरशिप की जो स्किल्स हैं उसको एनहेंस करें। इसके ऊपर काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स की तरफ। इस मुल्क का जो नैरेटिव है वो हमेशा से बनाने वाले गैर सियासी और गैर जमहूरी क़ुव्वतें रही हैं, और वो ऐसा तासुर कायम में कामयाब हो गए हैं कि सियासत या सियासतदान शायद बुरे लोग होते हैं। हमारे यहाँ सियासत और सियासतदान दोनों बहुत बदनाम हैं और उसकी एक पूरी तारीख है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे सियासतदान नहीं रहे जो ईमानदार भी थे। 74 साल तारीख में देखें तो आपको जो आधा दौर है उसमें तो फ़ौजी हुकूमतें आपको नज़र आएँ, और फ़ौजी हुकूमतों के बाद भी जब सिविलियन हुकूमतें आईं तो उसमें हमेशा से एक ऐसा तबका रहा सियासतदानों का जो शायद लोगों के हकीकी नुमाइंदे नहीं थे। एक तासुर ये है कि सियासत के अंदर वही शख्स आ सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जो सरमायादार हो, जो जागीरदार हो, जो मिडिल क्लास है या पढ़ा लिखा है, या जिसके पास वसाइल नहीं है, वो शायद सियासत में नहीं आ सकता। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। हुकूमतें जो हैं हमारी जितनी भी पावर में हैं, हमारी लीडर्स अगर ये पास्ट के साथ और ऑपोजिशंस के साथ लड़ना बंद कर दे तो हमारी कौम के लोगों के लिए अच्छी एग्जाम्पल बनेंगे। लीडर्स हमारे कौम के सामने आएंगे और लोग धीरे धीरे लोगों की इमेज बेहतर होती जाएगी और लोग ज्वाइन करते जाएंगे सियासत को। सियासियात माशरती साइंसी इल्म है। आसार कदीमा से इल्म नफ्सियात तक की उलूम को जो अहमियत माशरती साइंसेज में हासिल है, इसका अशीर भी हमारे यहाँ सियासियात को नहीं समझा जाता। अगर सियासियात की डिग्री ले भी ली जाए तो इसका गालिब मकसद नौकरी हासिल करना होता है। नौकरी के अलावा अगर इस तालीम को अमली सियासत में इस्तेमाल करना चाहें तो किताब और ज़मीनी हकायक के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला नज़र आता है। सियासियात हमारे यहाँ जो पढ़ाई जाती है वो कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जाती जिसका ज़मीनी हकायक से कोई ताल्लुक हो। यहाँ के हमारे जो हीरोज़ हैं उनका कोई नाम नहीं लेता, और यहाँ अगर हमारी तारीख देखी जाए, हमारी तारीख भी नहीं पढ़ाई जाती जो बड़ी पुरानी तारीख है। तो ये कोई बताते नहीं, हमारी तारीख इस तरह की बताई नहीं जाती, और इसलिए हमें ज़्यादा एक मस्ख शुदा तारीख हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मस्ख शुदा तारीख हमने अपने बड़ों से पढ़ी थी।
वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर ये डेमोक्रेसी का सिस्टम, ये सियासत का सिस्टम वहाँ पे वेल नरिश्ड है। और इसकी वजह यही है क्योंकि वहाँ के लोग इतने साहिब हैसियत हैं, वहाँ के लोग इतने साहिब इल्म हैं, वहाँ के लोग को वो अपने हुकूक जानते हैं, वो अपने राइट्स जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि हमें किस लीडर को सेलेक्ट करना है और उस लीडर को किस बेसिस पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या हालात हैं, यहाँ पे एक बिरयानी की प्लेट पे आपको वोट मिल जाता है, 2000 रुपये पे आपको वोट मिल जाता है, एक जलसे से आपको वोट मिल जाता है, 2-3 कश्मीर या बाकी के मसाइल पर बात करने से आपको वोट मिल जाता है। यहाँ पाकिस्तान में हमारी ऐसी हालत है। इल्म सियासियात का ज़मीनी हक़ाइक़ से फ़र्क इसलिए नज़र आता है क्योंकि हम ज़मीनी हक़ाइक़ में सियासत को आने ही नहीं देते। पोजीशन में अब आप हों तो उस वक्त यकीनन आप आवाम के दुख दर्द की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इक़्तिदार में आते हैं तो शायद वो जो आवाम का दुख दर्द है, जो आवाम के मसाइल हैं, वो आप भूल जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि शायद बहुत से जो सियासतदान हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करते हैं। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये एक ऐसी अजीब बात है कि जिस सियासत के सीने में दिल ना हो वो सियासत कैसे कहलाई जा सकती है। सियासत का शोबा बराह रास्त इंसानों की खिदमत से मुताल्लिक है, और ये कैसी खिदमत है कि कहा जाए कि सियासत में अगर आपने कामयाब होना है तो ये सुनहरी कुलिया पल्ले से बांध लें कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और इस जैसे बहुत से मफरूज़ात का इस्तेमाल किया गया है जानबूझकर सियासत और सियासत करने वालों को बदनाम करने के लिए। हर जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये सिर्फ गरीब आवाम के लिए है। जो एलीट क्लास है या जो अमीर है या सियासतदान है, उनके लिए आपको कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं नजर आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है हमारी, और इसी गलती की वजह से आपको ये बात सुनने को मिलती है कि सियासत का दिल नहीं। मेरे ख्याल में तो अगर कोई दिल किसी जगह बच गया है पाकिस्तान में आज भी, तो वो सियासत के में ही दिल है। सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं जो असेंबलियों में उठाए जाते हैं, बड़ा शोर शराबा होता है, कमेटियों में तलब किए जाते हैं अफसर, पर ये अफसर शाही जो है ये बिल आखिर अपनों को बचा ही लेती है, और ज़्यादा ताकतवर तो ये होती है। और अगर दिल नहीं है किसी में तो अफसर शाही में नहीं है। लेजिस्लेशन से बड़ा काम दुनिया में और कोई नहीं है। यानी कि ये वो काम है, डॉक्टर भी एक वक्त में 1 या शायद 10 या 100 लोगों की जान बचाता होगा। जब आप लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में आप असरअंदाज हो रहे होते हैं। ये दर्द दिल रखने वालों को ही करना चाहिए है, और अगर ड्यू प्रोसेस चलेगा तो दर्द दिल रखने वाले ही ये काम किया करेंगे। सोचने की बात है कि एक वो शख्स जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े प्रोटोकॉल में घूम रहा है, कभी एक जगह पर, कभी दूसरी जगह पर, कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में अपनी फैमिली के साथ, उस शख्स को क्या पता होगा कि एक गरीब घर के अंदर 5 दिनों से लोग भूखे बैठे हुए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, उसकी फीलिंग का उसको क्या पता होगा। तो ये जो गैप है हमारे बीच में, इसी वजह से लोग सियासत को जुल्म की निगाह से देखते हैं, लोग सियासत को बुरा समझते हैं। तवक्को रखनी चाहिए कि इस मुल्क में जैसी भी जमहूरियत है उसका तसलसल रहे। जब तसलसल रहेगा तो यकीनन एक दिन वो ज़रूर आएगा जब हमारे सियासतदान और हमारी सियासत ऐसी होगी जो अवाम की फलाह के लिए काम करेगी, और उनके सीने में जो अवाम का दर्द है वो भी हमें देखने को मिलेगा। सियासत के सीने में दिल होता है, सियासत के सीने में ही तो दिल होता है। ईसी स्मिथ की तारीफ के मुताबिक इल्म सियासियात माशरती उलूम की एक शाख है जो रियासत के नजरिए और तंजीम और हुकूमत और उसकी कारकर्दगी से मुताल्लिक है। सियासियात एक मुनफरिद और अहम तरीन शोबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक अवाम की फलाह बहबूद से है। पाकिस्तान की तारीख ऐसे अजीम सियासतदानों से भरी पड़ी है जिन्होंने जमहूरियत और अवाम के हक के हुक्मरानी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी है। जहाँ ये शोबा अजीम इंसानों का एहसानमंद है, वही इस शोबा को बदनाम करने वालों की भी कमी नहीं। ऐसे बहुत सारे सियासतदान भी इस शोबा से वाबस्ता रहे जिनकी हरकतों की वजह से ये मुकद्दस शोबा बदनाम हुआ। आज इस शोबा में तालीम याफ्ता नौजवानों की कमी है।
हमें चाहिए कि बहैसियत वोटर हम तालीम याफ्ता और दयानतदार उम्मीदवारों को वोट दें ताकि इस शोबे पर आवाम का एतमाद भी बहाल हो और इसको नया तालीम याफ्ता खून भी मुयस्सर आए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान समेत खित्ते की खवातीन की अगर हम बात करें तो उन्होंने खलाकी साइंस पर बड़े हैरत अंगेज़ कारनामे सर अंजाम दिए हैं और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपने बच्चों के लिए उनको एक मोटिवेशन के तौर पर पेश नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें करना चाहिए। हमारे बच्चों में साइंस के हवाले से, फ़िज़िक्स के हवाले से, रियाजी के हवाले से एक शौक़ परवान चढ़ना चाहिए और तभी होगा जब हम इनके बारे में बताएँगे। अगर खला के हवाले से कोई भी खबर आती है तो 2-3 दिन बाद खबर आती है, ख़त्म हो जाती है। भाई हमारे बच्चों को मुस्तकबिल की इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए, इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए। इसी हवाले से हमारा आज का ये सेगमेंट भी है, आपको दिखाते हैं। 3, 2, 1. Turbopumps at flight speed. Lift off of the Soyuz TMA-05M carrying Sonny Williams, Yuri Malenchenko. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और आज जो मौजू है वो स्पेस साइंस के हवाले से, स्पेस साइंस में जो ख़वातीन का किरदार है उस हवाले से है। हम जानते हैं कि ख़वातीन जो हैं उनकी तादाद बहुत कलील है, आज भी बहुत कलील है। यानी टोटल 10% जो ख़वातीन हैं वो खला में गई हैं और इनकी तादाद हार्डली 70 से ऊपर है। 1983 तक तो बमुश्किल 2 ख़वातीन थी जो स्पेस में गई थी। खलाबाज ख़वातीन की ये तादाद जो है ये क्यों कम है, इसमें जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं वो हमें ये बताती हैं कि ख़वातीन और मर्दों पे दोनों पे यकसां फिज़िकल और साइकोलॉजिकल जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्पेस में कोई फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क ज़रूर है कि अगर आपने लॉन्गर स्टे करना है, तवील मुद्दती क़याम है अगर स्पेस में, तो इसके लिए ख़वातीन ज़्यादा मौजू हैं। ये हमें साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं। जबकि हमने तासुब बरता और ख़वातीन के हवाले से और इनिशियली जो स्पेस के वाले से, यानी 60s की दहाई गुजरी है, 70s की दहाई गुजरी है, 83 में जाके दूसरी खातून गई है और पहली जो रशियन थी वो 1963 में गई और वो भी सिर्फ एक रेस कैसा था कि अमेरिका पहले खातून को ना भेज दे, हम पहले खातून को भेजें। इसमें खातून के साथ हमदर्दी और खातून की सलाहियतों को पहचानने से ज़्यादा एक रेस का मामला था। आज जिस खलाबाज खातून की हम बात कर रहे हैं वो सुमिता विलियम है। सुमिता विलियम जो हैं वो बहुत उन्होंने शोहरत पाई, स्पेशली उन्होंने एक वीडियो से बहुत शोहरत पाई यूट्यूब पर जब उन्होंने पूरे ISS को विज़िट करवाया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। और याद रहे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांड जो है वो सुमिता विलियम के पास रही है। सुमिता विलियम के पास बहुत सारे और भी एजाज़ात हैं। सुमिता विलियम जो है वो 19 सितंबर 1965 को पैदा हुई और ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। लेकिन ये इनके वालिद जो है उनका ताल्लुक मुंबई से था और उससे भी पीछे बेसिकली ये गुजरात के एक बहुत ही छोटे से गांव से इनका ताल्लुक है। और उसके बाद ये यहाँ से, इनकी वालिदा जो थी वो अमेरिकन थी। 1983 में इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस डिग्री ली और उसके बाद इन्होंने मास्टर डिग्री जो है वो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल की। 1987 में इन्होंने नेवी को ज्वाइन किया और वहाँ पे बेसिकली हेलीकॉप्टर पायलट थी। बुनियादी तौर पर इनका जो करियर का जो स्टार्ट है वो हेलीकॉप्टर पायलट के हवाले से है। और जब इन्होंने नासा में सिलेक्शन इनकी हुई 1998 में, तो उस वक्त तक इनकी जो टोटल फ्लाइट आवर्स है वो 3000 थे और ये उस वक्त तक तकरीबन 30 एयरक्राफ्ट्स जो थे उनकी पायलट रह चुकी थी। सुनीता विलियम जो हैं ये जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इनको लॉन्च किया गया तो उस मिशन का जो नाम था वो था STS-116। STS-116 जो 2006 में गई उसका ये हिस्सा थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जॉन एलिजाबेथ थी और इनके साथ जो सुमिता विलियम थी, इन्होंने ISS से अपनी जो पोनी टेल्स थी वो लॉक्स ऑफ लव को डोनेट की और फिर वहाँ से ये नीचे आई, ये जो इनकी पोनी टेल्स थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत जेस्चर था। सुमिता विलियम का जो फर्स्ट EVA था यानी एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी यानी स्पेस वॉक, ISS से बाहर निकल के स्पेस वॉक, वो पहले यानी जब ये ISS पे पहुंची हैं तो 8वें रोज़ ही इनका जो पहला EVA था और इन्होंने स्पेस वॉक की। स्पेस वॉक से आप के हवाले से इनको बताता जाऊँ आपको कि स्पेस वॉक के हवाले से इनका 5वां नंबर है, यानी द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्पेस वॉकर्स में ये 5वें नंबर पे आती हैं सुमिता विलियम्स। और सुमिता विलियम्स जो हैं उन्होंने जो तीसरी स्पेस वॉक की थी वो कोई 6 घंटे 40 मिनट की थी और उसके बाद इन्होंने कोई यानी इनका जो टोटल जो शुरू की जो 4 स्पेस वॉक्स हैं उनका जो दौरानी है वो 29 घंटे से ज़ायद है। और 2007 में नासा जो है उन्होंने फैसला किया है कि उनको जो STS-117 है उसके थ्रू वापस यानी अर्थ पे वापस बुलाया जाए, ज़मीन पे वापस बुलाया जाए। तो जब वो ज़मीन पे आई तो उनके जो टोटल नंबर ऑफ डेज थे वो 192 थे। 192 दिन वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रही।
इनके वाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक्चुअली बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बताता जाऊँ कि ये इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मैराथन दौड़ी हुई है। और यहाँ जब अर्थ पे मैराथन दौड़ी जा रही थी तो उसमें इनकी बहन जो है उन्होंने शिरकत कर रही थी और ये ISS पे दौड़ रही थी। और इनको यानी थ्रू आउट जो जिस तरह रेस हो रही थी तो जो क्रू मेंबर्स थे वो बहुत यानी खुश थे और तालियां बजा रहे थे। और जो विलियम की जो सिस्टर है दीना वो भी नीचे दौड़ रही थी। और इनकी जो प्रोग्रेस थी दीना की अर्थ पे उसको जो मिशन कंट्रोल था यानी जो स्पेस ISS के साथ कनेक्टेड था तो वो उसको लम्हा बलम्हा सुमिता विलियम को ये बता रहा था कि अब आपकी बहन यहाँ पहुँची है, यहाँ पहुँची है। तो इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि ये वहाँ पे मैराथन दौड़ी हुई हैं ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। फिर 15 जुलाई 2012 आता है और एक्सपीडिशन आया है 32-33। इसका फिर ये हिस्सा बनती हैं और ये दोबारा ISS पे जाती हैं और 17 सितंबर 2022 को इनको ये एजाज़ हासिल होता है कि ये ISS को कमांड करती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड करने वाली ये दूसरी खातून है, इनको दूसरी खातून होने का एजाज़ हासिल हुआ। उसके बाद ये कमर्शियल क्रू प्रोग्राम्स का हिस्सा रही। अगस्त 2016 में जो इनकी जो टोटल जो स्पेस वॉक है वो कोई उसका जो दौरानिया है वो 50 घंटे है। तो इस हवाले से इनका शुमार जो है द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्पेस वॉकर्स में 5वें नंबर पर आता है। ये इंडिया भी गई और इसके अलावा इन्होंने 5 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स से खिताब भी किया और बहुत इनकी पजीराई हुई इनको जब ये गई। उसके बाद इन्होंने और जो गुजरात में इनका जो छोटा सा गांव है जुलसन, ये उसकी आबादी टोटल कोई 5000 अफराद है, बहुत ही छोटा सा गांव है। उस गांव के जो मकीन है उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ हमारे आल औलाद में से एक बेटी पैदा होगी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड कर रही होगी। इस तरह पाकिस्तान में ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने कि नासा में और मुख्तलिफ स्पेस एजेंसीज में अपना नाम पैदा किया। नरगिस MIT से जिनका ताल्लुक है, नरगिस मैवल वाला, उन्होंने भी ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं उनकी डिटेक्शन में उनका कितना बड़ा किरदार था। और उस वक्त हमारी खबरों में ये बात आई थी और एक दफ़ा बात थोड़ी सी उछली थी, लेकिन बजाय इसके कि हम उनको एक ऐसा फिगर के तौर पे पेश करते, अपने बच्चों के सामने एक ऐसी शख्सियत के तौर पे पेश करते कि बच्चों तुमने ये बनना है, वो ख़बरों के बाद फिर दोबारा नज़र नहीं आई। मतलब ये कि हम बजाय इसके कि जो इतने बड़े कारनामे करने वाली ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं जो कि बैन अवी सतह पर अपने आप को मनवाते हैं, क्या हम अपने बच्चों के लिए उनको मिसाल बना के पेश नहीं कर सकते? अफसोस से कहना पड़ता है कि चंद दिन वो खबरों की जीनत रहीं और उसके बाद हमने उनको फरामोश कर दिया, करना नहीं चाहिए था। बिल्कुल इसी तरह सुमिता विलियम जो हैं उनका ताल्लुक भी बरसगीर से और उसी खित्ते से और एक छोटे से गांव से वो पैदा होती हैं और उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड कर रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको एक ख़ास इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत है। वो इन्वायरमेंट जो उनको मैथमेटिक्स से मोहब्बत करना सिखाए, फिज़िक्स से मोहब्बत करना सिखाए और सबसे बड़ी बात कि एतमाद दें अपनी बेटियों को। इन बेटियों के अंदर इसी खित्ते से जो बेटियां गई हैं उन्होंने क्या कमाल कारनामे जो हैं वो सर अंजाम दिए हैं स्पेस साइंस के वाले से। तो आपकी जो बेटियां वो क्यों नहीं ये कारनामे सर अंजाम दे सकती? वो ज़रूर देंगी, सिर्फ उनको एतमाद ज़रूर दीजिए, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट ज़रूर दीजिए जिसको हम इल्मी किस्म का एक माहौल कह सकते हैं। और उसके बाद देखिए कि वो कैसे बढ़ती हैं और वो कैसे इस मुल्क का नाम रोशन करती हैं। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं, कुछ बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से। आपको बताएं कि जश्न आज़ादी पर इस्लामाबाद में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट में जी 80 ममालिक के 300 से ज़ायद बॉडी बिल्डर्स जो हैं एथलीट्स वो पोजिंग करेंगे और अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोप समेत दुनिया भर के बॉडी बिल्डर्स जो है इसके लिए पहली बार पाकिस्तान पहुंचेंगे। दूसरी जानिब जी जाने माने दुनिया के नाम बॉडी बिल्डिंग में रोरे विंकलर और टॉम कॉलमन भी पाकिस्तान आने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कुछ वीडियो मैसेजेस भी जारी किए हैं। इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं आरिफ मिर्जा साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। ज़बरदस्त इवेंट है और हमें बहुत ही खुशी हो रही है जो कि पाकिस्तान में इस स्पोर्ट को काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिल रही है। गली मोहल्लों के अंदर भी इस स्पोर्ट के चर्चे मौजूद है और अब अगर इसको नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लोगों के साथ किया जा रहा है, इट्स अ ग्रेट न्यूज़ आई मस्ट से। आरिफ मिर्जा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप ऑर्गेनाइजर हैं एमेच्योर ओलंपिया के। सबसे पहले तो हम इस आइडिया के बारे में पूछेंगे, ये क्या आइडिया है, ये कितने वक्त का इवेंट है, ओवरऑल इसके बारे में जो भी बताना चाहें आप हमें।
जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये जो इसका सबसे बड़ा मकसद इस शो को करने का कि पाकिस्तान की जो हमारी सॉफ्ट इमेज है हमने उसको बढ़ाना है। तो जब इतनी ज़्यादा कंट्री से लोग आएंगे और वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे तो कहेंगे वाह दिस इज़ द पाकिस्तान दैट वी वांट द वर्ल्ड टू सी। उसके अलावा जो ये जो हम शो करवा रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इससे बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में इससे बड़ा शो कहीं पे भी नहीं है। तो पूरा का पूरा शो हम लास वेगास का उठा के पाकिस्तान में ले आए हैं। पूरी की पूरी टीम उनकी अपनी है। रजिस्ट्रेशन से लेके जजिंग तक, स्टेज तक, जो अनाउंसर है, फोटोग्राफर है, सारा का सारा उनका अपना है। यहाँ पे हमारा लोकल कोई भी नहीं है। ये बिल्डिंग पाक चाइना सेंटर लग रहा है जहाँ पे आपके अरेंजमेंट्स जारी हैं। इज इट द राइट बिल्डिंग फॉर दिस? आई मीन राइट वेन्यू फॉर दिस जहाँ पे आप कर रहे हैं? दिस इज द परफेक्ट वेन्यू फॉर दिस, क्योंकि हमारे पूरे पाकिस्तान में इस जैसा वेन्यू नहीं है। इट्स द परफेक्ट वेन्यू फॉर दिस शो, क्योंकि जो ऑडिटोरियम उनका है इट मेक्स सेंस, इट्स अ बिग स्टेज, उनकी जो कैपेसिटी है, सीटिंग की कैपेसिटी है वो भी अच्छी खासी है। और उसके अलावा जो वहाँ पे और एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए भी वो बहुत एक प्रॉपर चीज़ बनी हुई है, जिसमें आपके सप्लीमेंट शॉप्स होंगे, आपके इक्विपमेंट्स वाले होंगे, आपके पावर लिफ्टिंग वाले होंगे, आर्म रेसलर्स होंगे, कैलिस्थेनिक्स होंगे, MMA फाइट्स चल रही होंगी, बहुत कुछ इसमें चल रहा है ना। ये पूरी शो है। अच्छा आरिफ साहब, ऑब्वियसली ये बताइएगा कि आपने खुद भी कहा कि सब कुछ इंटरनेशनल लेवल के लोग यहाँ पर आकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग को लेकर पाकिस्तान में जब भी हमारे प्लेयर्स का इंटरनेशनली जो कहने कम्पीट करते हैं उनको कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। इस तरह के इवेंट्स आने से पाकिस्तान फर्दर फ्यूचर में कितनी हेल्प होगी हमारे प्लेयर्स को जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सिंगल शो है ना, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लेवल बहुत ऊपर ले जाएगा, बहुत ही ऊपर ले जाएगा, क्योंकि हम इस शो में प्रो कार्ड्स दे रहे हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं यहाँ पे कम्पीट करने के लिए। तो जो भी जीतेगा वो कहेगा कि हमने पाकिस्तान में प्रो कार्ड जीता है। तो हमारी जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है ना, इट विल हैव अ मैसिव बूस्ट। और ज़्यादा सप्लीमेंट कंपनीज आएंगी, जो इनकी नॉलेज यहाँ पे एथलीट्स की बढ़ेगी। इनको बाहर जाने के लिए कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जाने के लिए खर्चे बहुत हैं, वीज़ा नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो एक बंदा प्रो कार्ड जीतेगा ना, तो उसकी तो लाइफ चेंज हो जाएगी। हर कंट्री में वो जाके कम्पीट कर सकता है, उसको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। एवरी मेजर ब्रांड इज गोइंग टू एंडोर्स दिस एथलीट। अच्छा, इसमें आपने पाकिस्तानी जो प्लेयर्स ही मैं कहूँगा या बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको आपने कैसे सेलेक्ट किया है या उनका प्रोसीजर क्या है इफ दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट? और मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा कि क्या मीडिया पे भी आप इसको डिस्प्ले कर रहे हैं? आम हमारे गली मोहल्लों में, शहरों में ये देखा जाएगा, इवेंट लाइव आएगा? बिल्कुल, हम इसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। और जैसे आपका मीडिया चैनल है, ऐसे बहुत सारे और चैनल्स हैं जिनको हमने इनवाइट किया हुआ है, वो वहाँ पे होंगे, वो लाइव स्ट्रीमिंग दे रहे होंगे। हमने खुद इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की है। बाहर के मुल्कों में लाइव स्ट्रीमिंग को बेचा जाता है $50, $30। पाकिस्तान में हमने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया, ताकि हर घर में जहाँ भी आप बैठे हैं आप उसको फ्री में देख सकते हैं। और लोग कैसे हिस्सा बन सकते हैं इसका, जल्दी से भी बता दीजिए। अच्छा, जो लोग कम्पीट करना चाहते हैं वो हमारी साइट पे आएंगे amateurolympiad.pk, ठीक है, और वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एब्सोल्यूट नो रिस्ट्रिक्शन। It's a great event, Arif. I must say, हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, and the best. And I hope this is not going to be the last one. I think this is going to be the first one of its kind. और ऐसे और भी इवेंट्स आएंगे। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, amateurolympiad.pk पे जाइए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए और ज़रूर हिस्सा बनिए। I think ऐसे इवेंट्स आने चाहिए। हमें ग्राउंड्स आबाद करने हैं, अस्पताल भी ईरान करने हैं, सो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद। और खुशामदीद कहते हैं, साथ ही आप अल्लाह हाफिज़ कह दें। हाँ, अल्लाह हाफिज़ कह देंगे जनाब, क्योंकि शो का वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन जाते जाते हम आपको सुबह सुबह बोंग पाए ना खिलाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप वर्चुअली खाना एंजॉय कीजिए। हम आपसे इजाज़त लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आज मैं हूँ मुगलपुरा चौक में, जहाँ पर है हीरा बोंग पाए और चने वाले, जो कि तकरीबन 40 साल से यहाँ पर बोंग पाए और चने बना रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। आए चलकर देखते हैं कि लोगों को यहाँ के बोंग पाए और चनों की खास बात क्या लगती है। कितना अर्सा हो गया यहाँ से नाश्ता करते हुए? 4-5 साल। अच्छा, टेस्ट कैसा लगा आपको इधर का? काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। क्या खास बात लगती है इनके टेस्ट की चनों की? इनके जो पाए हैं वो इनमें थिकनेस है, इनका जो शोरबा होता है, जिसकी वजह से हमें ये टेस्ट अच्छा लगता है। कितना अर्सा हो गया
नाश्ता करते हैं? 10-12 साल हो गए। अच्छा, खास बात क्या लगती है? इनका टेस्ट है, यूनिक टेस्ट है। कहीं और से खाया और यहाँ से खाया तो क्या डिफरेंस लगा? बेसिकली कहीं और से भी खाते रहते हैं, इनका एक स्पेशल टेस्ट है इनके शोरबे का, तो वो काली मिर्च में ये बनाते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। बोंग में क्या खाना पसंद करते हैं आप? दाल बोटी पसंद है। कितने अरसे से आप यहाँ से नाश्ता कर रहे हैं? काफ़ी अरसे ही हो गया, बचपन से समझ लें कि यहाँ पे आ रहे हैं। आज आप क्या नाश्ता करेंगे? आज बच्चे कह रहे थे कि नान चने खाने हैं। नान चने खाने। क्या खास बात लगती है चनों की आपको? चने ये बहुत फ्रेश हैं, क्योंकि ये खुद बनाते हैं, और इनके जो अब देखें साथ ही तंदूर लगा हुआ है इनका, तो यहीं से बिल्कुल हम फ्रेश चने भी लेते हैं और फ्रेश नान भी लेते हैं, और टेस्ट भी बहुत अच्छे। ये देखिए कि इनके पास ऊपर ये वो धनिया लगा के बड़े ज़बरदस्त किस्म के नान जो है ये देते हैं। आप यहाँ से क्या खाने आए हैं? बोंग पाए। अच्छा, टेस्ट कैसा लगता है यहाँ? अच्छा है, नाइस है, बेहतर है। अच्छा, बोंग में आप क्या खाना पसंद करते हैं? लाल बोटी ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी जी। बोंग में क्या खाना पसंद करते हैं? बोंग में सफ़ेद बोटी जो होती है इसमें वो खाना पसंद करता हूँ। खास बात क्या लगती है इनकी? खास बात ये है कि इनके खाना खाने के बाद जलन नहीं होती। मसाले इनके बहुत टेस्टी हैं, वो बहुत अच्छे हैं इनके मसाले जो है ना। कहीं और से आपने बोंग खाई और यहाँ से खाई तो क्या फ़र्क लगा आपको? इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर शेख अशफाक अहमद उर्फ हीरा। आप मुझे बताएं ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था और कितना अरसा हो गया इस काम को? सबसे पहले मेरे वालिद साहब ने ये काम शुरू किया था तकरीबन 40 साल पहले। अच्छा, जब आपने ये काम शुरू किया था तो बोंग पाई से किया था या फिर चनों से? चनों से। सबसे पहले हमने चने लगाए थे, बोंग पाए तो थोड़े अरसे बाद फिर लगाए। अच्छा, तो आपके बोंग पाई और चनों की ऐसी क्या खास बात है जो लोग बहुत शौक से खाते हैं? ख़ास बात तो कोई नहीं, वही मसाले हैं, लेकिन यह है कि हम यही मसाले अपनी निगरानी में खुद ही लेते हैं और ख़ुद ही पिसवाते हैं। हल्दी, मिर्च, इवन के नमक तक हम खुद अपना पिसवाते हैं। रेडीमेड हम बाज़ार से मसाला कोई नहीं खरीदते। बोंग बनाते हुए कितना टाइम लगता है? तकरीबन 12 घंटे बोंग पाए तैयार होने में लगते हैं, 10 से 12 घंटे तक। पकाना कब शुरू करते हैं इसको? तकरीबन हम शाम 5 बजे के बाद शुरू कर देते हैं और सारी रात ये पकते हैं। सुबह जाकर तकरीबन 4 बजे के करीब ये तकरीबन 10 घंटे के बाद ये कंप्लीट होते हैं। अच्छा, लोग बोंग में ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? तकरीबन बराबर ही है, कोई पाए की बोटी का शौकीन है, कोई बोंग की बोटी का शौकीन है, कोई मिख का शौकीन है, मिला जुला ये काम है। बोंग के साथ लोग क्या खाना पसंद करते हैं? ये हमारे स्पेशल कुलचे लगते हैं, ये हमारा धनिया है उसमें होता है, अजवाइन होती है, ज़ीरा होता है, कलवंजी होती है, तिल होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नान काफ़ी मशहूर है और बहुत दूर दूर तक लोग लेके जाते हैं। लोग बोंग ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर चने? बोंग ज़्यादा पसंद। इतने अरसे से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, कोई मशहूर शख्सियत आपके पास खाने आती होंगी बोंग पाए और चने? जी, हमारे पास माशाल्लाह सुहेल अहमद साहब भी खा के गए हैं, माना चांद तो हमारे हमसाए हैं, वो तो अक्सर ही खाते रहते हैं, और अल्लाह जन्नत सी करे बब्बू बराल हमारे पास काफ़ी मरतबा आए थे। आपकी शॉप का टाइम क्या है? सुबह फजर की नमाज के बाद शुरू हो जाता काम और तकरीबन 11 बजे तक हम ये काम। आप माशाल्लाह इतना लजीज नाश्ता बनाते हैं, तो कभी किसी कस्टमर ने कहा कि छोटे के सीरी पाई भी बनाएं? लोगों की तो बहुत डिमांड है, अगर ज़्यादा हम टांगे फैलाएंगे तो अपने जो हम म्यार को मेंटेन नहीं रख सकेंगे, इसीलिए हमने ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं किया। 2 आइटमें रखी हुई हैं जिसको पूरा फोकस रहे हमारा, ताकि उसमें कोई कमी बेची ना होने पाए। ज़्यादा अगर हम आइटमें चलाएंगे तो जो हमारी त्वचा वो डिवाइड हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, मेरे लिए चने, बोंग पाए और स्पेशल से कुलचे आ चुके हैं। ये वाकई बहुत ज़्यादा जायकेदार हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।